गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम फूड साइंस का पहला ही टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक है स्वास्थ्य। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, तो ये जो है परिभाषा दी गई है WHO के अनुसार। तो जैसे देखिए, स्वास्थ्य सिर्फ रोग दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं है, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता की स्थिति है। तो देखो, WHO ने क्या बताया है कि अगर हमें कोई रोग नहीं है या हमारा शरीर स्वस्थ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे, नहीं। उसने बताया है कि हमारा पूर्णतः शारीरिक विकास अच्छा होना चाहिए, मानसिक विकास या और हमारा सामाजिक, यानी कि फिजिकली, मेंटली और सोशली हम बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, तभी हम एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है, अब आता है पोषण यानी कि आहार। ठीक है, आहार क्या होता है। तो WHO के अनुसार बताया गया है कि आहार की आवश्यकताओं के अनुसार हमारा पोषण, आहार हमारा अलग होता है, पोषण हमारा अलग होता है। पोषण होता है जैसे कि हमारा जब जो हम चीज़ें खाते हैं उनसे हमें पोषण मिलता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और आहार होती है हमारी डाइट, जो हम प्रतिदिन जितनी डाइट लेते हैं, जितनी चीज़ें हम खाते पीते हैं, या एक टाइम पे हम जितनी चीज़ें खा सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है, वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, फिर आता है आहार की आवश्यकताओं के अनुसार शरीर द्वारा भोजन का सेवन ही पोषण कहलाता है। कि हमारा शरीर भोजन का पोषण करता है, सेवन करता है, वही हमारा पोषण कहलाता है। फिर आता है पोषण विज्ञान, यानी कि हमारा क्या है, फूड साइंस। आता है हमारा फूड साइंस, यानी कि हमारा पोषण विज्ञान, फूड साइंस। ठीक है, तो हमारे द्वारा देखो, पोषण विज्ञान क्या है, रॉबिन्स ने बताया है 1966 के अनुसार। पोषण आहार उसमें निहित पोषक तत्व तथा अन्य पदार्थ, उनके कार्य, अंतःक्रियाएं तथा स्वास्थ्य एवं रोगों के मध्य संबंधों का संतुलन, यानी कि उनका बैलेंस ही बताया है। तो देखो, हमारे द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो उसका क्या है, पाचन करना, अवशोषण करना, परिवहन करना, प्रयोग करना और उत्सर्जन, इन सारी क्रियाओं का जो अध्ययन है वही हमारा फूड साइंस के अकॉर्डिंग आता है, या हम न्यूट्रिशन साइंस कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन, उसका अवशोषण, उसका परिवहन, उसका प्रयोग और फिर उत्सर्जन, ठीक है, इन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन ही हमारा न्यूट्रिशन साइंस कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इनका प्रोसेस होता है कि पहले पाचन करेंगे, फिर उसका अवशोषण होगा, फिर परिवहन होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर उत्सर्जन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पोषण की स्थितियाँ। ठीक है, तो पोषण की स्थितियाँ बेसिकली हमारे दो होती हैं, सुपोषण और कुपोषण, यानी कि गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की आगे दो स्थितियाँ और होती है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन जैसे कि हमारी आवश्यकता से हम कम पोषण ले रहे हैं, कम भोजन ले रहे हैं। ठीक है, और ओवर न्यूट्रिशन जैसे कि हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हम भोजन ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं सुपोषण, यानी कि वेल न्यूट्रिशन या गुड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तथा उसमें अपनी उम्र के अनुसार कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, वो स्वस्थ व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सुपोषण की स्थिति है जिसमें हम अच्छा पोषण ले रहे हैं और हमारे अच्छी स्थिति है, हम स्वस्थ हैं, एकदम से वेल मेंटेन है, बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, वो सुपोषण की स्थिति हो जाती है। फिर आती है हमारा कुपोषण, यानी कि माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन यानी कि हमारे क्या है, ये तो हम भोजन कम ले रहे हैं या ले पूरा रहे हैं, लेकिन उसमें पोषक तत्व अच्छे से नहीं हमें मिल रहे हैं, या हम कम ले रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो कुपोषण ये वह स्थिति होती है, यह पोषण स्थिति उत्तम पोषण के ठीक विपरीत होती है। यानी कि उत्तम पोषण में हम बिल्कुल ठीक होते हैं, अच्छे से आहार लेते हैं और उसमें सारे पोषक तत्व क्या है,
विकसित होते उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ये कुपोषण वाले क्या है, ये उसके बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। ये तो हम ले नहीं रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो उसमें क्या है, क्वांटिटी, पोषक तत्व की उसमें क्वांटिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब भोज्य पदार्थ गुण व मात्रा में पर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाए, यानी कि या तो हम अपर्याप्त यानी कि कम ले रहे हैं, या फिर हमारी शारीरिक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, ठीक है, वो कुपोषण की स्थिति कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों की कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कि कार्य क्षमता तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना, हमारे अंदर ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और वे बीमारियों के शिकार हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बीमार हो जाएंगे। फिर आता है कुपोषण के निम्न प्रकार भी होते हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, अंडर और ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपर्याप्त यानी कि अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यानी कि अंडर यानी कि हम कम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पोषण की वह स्थिति है जिसमें पोषण व्यक्ति की आयु व आवश्यकता के अनुरूप न हो, यानी कि हमारी एज और हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें अच्छे से भोजन नहीं मिल रहा है, नहीं ले रहे हैं। इस स्थिति में एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, कि इस स्थिति में हमारे जो भोजन है उसके अंदर पोषक तत्व एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की जो है कमी पाई जाती है, ठीक है। ऐसी शारीरिक स्थितियाँ भी हो सकती हैं, ऐसी शारीरिक स्थितियाँ भी हो सकती हैं कि जिनके कारण भोज्य पदार्थ अवशोषित करने में बाधा उत्पन्न हो। ऐसी भी जो स्थिति हमारी हो सकती है कि जो हम ले रहे हैं भोज्य पदार्थ उसको अवशोषित ही नहीं कर पाते हैं हम, ठीक है। इस स्थिति में शरीर की बढ़त यानी कि वृद्धि और शारीरिक निर्माण के कार्य वो है रुक जाते हैं, नहीं होते हैं। तो अगर हम पोषण अच्छे से नहीं ले रहे हैं, पोषक तत्व उनमें कम हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वृद्धि रुक जाती है, हमारा विकास अच्छे से नहीं हो पाता है ना। तो अपर्याप्त पोषण के कारण व्यक्ति कई रोगों से ग्रसित हो सकता है, ठीक है। पोषक तत्व नहीं है, बीमारियां लग जाएंगी, जैसे कि एनीमिया अपर्याप्त पोषण से उत्पन्न होता है, ठीक है। लोहा लवण आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा अत्यधिक पोषण यानी कि ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि हम ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ पे तो, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार का कुपोषण है। तो हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा पोषण ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आहार ले रहे हैं, तो भी ये क्या है, हमारे लिए कुपोषण की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इस स्थिति में व्यक्ति में पोषण तत्वों के अत्यधिक सेवन के कारण रोग की स्थिति देखी जाती है, ठीक है। जैसे अत्यधिक ऊर्जा कैलोरी के सेवन से व्यक्ति मोटा हो जाता है ना, और मोटापे में तो वैसे भी बहुत सारे रोग लगते हैं, ये तो हम सुनते ही हैं जनरली। फिर आता है भोजन के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है, भोजन के कार्य। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भोजन के कार्य, तो वो शारीरिक कार्य भी करता है भोजन, ठीक है। अभी आते हैं भोजन के कार्य। तो देखो भोजन क्या होता है, ठीक है। भोजन वो पदार्थ होता है जो कोई भी व्यक्ति या प्राणी अपने मुख द्वारा शरीर में ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। वो ठोस भी हो सकता है, वो तरल भी हो सकता है, वो चीज़ें जो हम खाते हैं जो पीते हैं वो हमारा भोजन है, ठीक है। और एक आता है डाइट या आहार। तो वो होता है कि व्यक्ति भोजन की हम उसको खुराक भी बोलते हैं, कि एक व्यक्ति की कितनी खुराक है वो उसकी डाइट होती है, वो उसका आहार होता है, ठीक है। जैसे भूख लगने पर एक टाइम में व्यक्ति कितना खाना खा सकता है वो उसकी डाइट होती है, वो उसका आहार होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भोजन के कार्य की। तो भोजन के बेसिकली हम तीन कार्य देखते हैं, एक हमारे शारीरिक, एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक, ठीक है। ये नहीं है कि भोजन हम खाते हैं हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, नहीं, वो मेंटली भी और सोशली भी वर्क करता है, ठीक है। तो शरीर में भोजन के कई कार्य होते हैं। भोजन के शारीरिक कार्य यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे ऊतकों की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। फिर शरीर की प्रक्रियाओं का विनिमय यानी कि हमारे शरीर में शारीरिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनका विनिमय करता है, ठीक है, उनको बैलेंस करता है, ठीक है। एक हमारा बीमारियों से बचाव करता है, ठीक है। फिर भोजन के सामाजिक कार्य, तो देखो हम खाएंगे पिएंगे एकदम स्वस्थ होंगे, ठीक है, तभी हम समाज में अपना योगदान कर पाएंगे ना।
हम बीमार पड़े हैं, घर पे पड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो सामाजिक योगदान हम नहीं दे पाएंगे, सोशली वर्क हमारा नहीं होगा। तो ऑब्वियसली भोजन एक सामाजिक कार्य भी क्या है, करता है। भोजन मनोवैज्ञानिक कार्य है, तो ये तो जैसे हमारे दिमाग का भोजन होता है ग्लूकोज, जो हमें कार्बोज से मिलता है, अनाज से मिलता है, हम खाना खाते हैं उसी से तो मिलता है ना। तो हमारा दिमाग भी कब काम करेगा, जब हम खाना खाएंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी तो हमारा दिमाग काम करेगा, है ना। उसके देखो, और फिर क्या बात आती है कि भोजन शरीर में कार्यों के अनुसार भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो ऊर्जा देने वाले, दूसरा निर्माण करने वाले, और तीसरा हमारी सुरक्षा करने वाले। भोजन को हमारे शरीर में जो जो कार्य करता है ना भोजन, उसके अनुसार हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक ऊर्जा देने वाले, दूसरा निर्माण करने वाले, और तीसरा हमारी सुरक्षा करने वाले। ठीक है, तो ऊर्जा देने वाले क्या है? जैसे कि ऊर्जा देने वाले जो हमारे पोषक तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। ठीक है, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के अतिरिक्त शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए, मांसपेशियों में संकुचन के लिए, हृदय की गति को बनाए रखने के लिए, व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो देखो, हमारे शरीर में क्या है, तापमान को बनाए रखने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए, यानी कि फैलने, सिकुड़ने, या उनको मांसपेशियों के कार्य के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें भोजन से मिलती है ना? फिर हार्ट बीट, यानी कि हृदय की गति को बनाए रखने के लिए। फिर जो हमारे जो व्यर्थ पदार्थ हैं, है ना, मल मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर उसको निष्कासित करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है ना। फिर वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है, यानी कि हमारे जो भी हम खाते पीते हैं उनमें जो हमारी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है और जो वसा वाली चीज़ें होती है उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे तेल, घी, मक्खन, गुड़, साबूदाना, चावल, अनाज, केला, आलू, ऐसी सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आते हैं निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनमें कुछ वसा वाले खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विटामिन, ये सारी चीज़ें। इसमें से हमें कुछ से एनर्जी मिलती है और कुछ से नहीं मिलती है। ठीक है, कुछ हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, कुछ कम, इनकी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही हम आगे बात करेंगे। ठीक है, फिर आता है निर्माणात्मक खाद्य पदार्थ, यानी कि हमारी बॉडी में जब अंग बनते हैं, निर्माण होता है हमारे शरीर का, वो क्या है, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। यानी कि निर्माणात्मक खाद्य पदार्थों में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ आते हैं। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही टूटी फूटी कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, नई कोशिकाएं भी बनती है प्रोटीन से। ठीक है, और साथ ही जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनका पुनर्निर्माण होता है। ठीक है, इस कारण शरीर में वृद्धि या बढ़त होती है, कि तभी हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वृद्धि होती है हमारे शरीर की। ठीक है, जैसे कि दाल, दूध, अंडे, मांस, मछली, सोयाबीन, ये सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, फिर आते हैं सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ, यानी कि हमारी सुरक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ। तो देखो, इसमें आता है विटामिन और खनिज लवण युक्त भोज्य पदार्थ इस वर्ग में आते हैं, यानी कि सुरक्षा वाले वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा शरीर में नियमन के कार्य को करने में सहायक होते हैं। इन तत्वों के असंतुलन से शरीर का विकास प्रभावित होता है। ठीक है, इन प्रभावित होता है और व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित हो सकता है। दूध, घी, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य सब्जियां, फल आदि इन सब के अच्छे साधन हैं, इनसे हमें प्राप्त होता है। अब आते हैं पोषक तत्व, यानी कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, जो मैंने बताया ही था आपको कि 6 होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा
जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोज हमारी डाइट में हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये लेते हैं लगभग हम 60 से 70% तक, ठीक है, 60 से 70% तक। प्रोटीन हम लेते हैं 10 से 15% तक, और वसा हम लेते हैं 20 से लगभग 30% तक हमारी डेली डाइट में हम लेते हैं, ठीक है। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण की हमारे शरीर को थोड़ी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं, कार्बोज, प्रोटीन और वसा। और ये 2 चीज़ें हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए काम आती है, विटामिन और खनिज लवण। और जल हमें चाहिए ही होता है, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें जो हमें चाहिए ही होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फूड गाइड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यानी कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा आहार निर्देश पिरामिड, यानी कि यहाँ पे बात की गई है आहार के पिरामिड की, कि हमें कौन सा खाद्य पदार्थ है जो ज़्यादा चाहिए होता है, कौन सा कम चाहिए होता है, और ये सारी चीज़ें जो है इनको अरेंज करके जो बताया गया, एक पिरामिड तैयार करके दिया गया, वो 1992 में अमेरिका के हम द्वारा बनाया गया। फिर ये भारत में क्या है, आहार निर्देशन आहार निर्देश राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा ये क्या है, निर्मित किए जाते हैं हमारे भारत में ICMR के द्वारा। देखो ये आता है, ये दिया था USDA ने, ठीक है, 2011 में दिया था ये, जिसमें बताया गया है यहाँ कार्बोज वाला एरिया है, जैसे कि हमें अनाज और अनाज से बने उत्पाद से हमें मिलती है, जो हम आहार में सबसे ज़्यादा लेते हैं, ये कार्बोज वाला एरिया है। यहाँ से हमें क्या है, विटामिन्स मिलते हैं, सब्जियों और फलों से यहाँ से हमें विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ हमें क्या है, यहाँ हम वो प्रोटीन वाला एरिया दिखाया गया है, यहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है दूध और दूध से बने पदार्थों से, ये बने पदार्थों से। और यहाँ हमें वसा मिलती है, तेल व तेल युक्त पदार्थ, तेल, घी, इन चीज़ों से हमें क्या है, वसा मिलती है, ठीक है। ये फूड पिरामिड दर्शाया गया है, ठीक है। तो USDA का सबसे नवीनतम प्रयास है, इसने माई प्लेट माई फूड, माई प्लेट माई फूड, तो देखो इसने बताया था 2011 में, USDA ने माई प्लेट माई फूड को, देखो इसने बताया था कि एक प्लेट दिखाई थी और एक साथ में ग्लास जो दूध का था, इसने इसमें क्या किया, 4 भागों में इसको विभाजित किया, ठीक है। एक थाली को हम जो जो चीज़ें खाते हैं, और यहाँ पे दूध वाली चीज़ें, दूध व दूध से बने पदार्थ, ठीक है, ये चीज़ें USDA द्वारा बताई गई थी। तो देखो USDA का सबसे नवीनतम प्रयास, USDA का सबसे नवीनतम प्रयास माई प्लेट माई फूड 2011 में माई प्लेट पोषण के निर्देशों में एक प्लेट को 4 खंडों में विभाजित किया गया। यह खंड सब्जियां, अनाज, प्रोटीन व फल को दर्शाते हैं, और इनके साथ एक क्या था, एक दूध का ग्लास दर्शाया गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन, और यहाँ दूध पदार्थ, एक दूध पदार्थ यहाँ पे लेगा जो हम डेली डाइट में क्या है लेते हैं, ठीक है। यहाँ आती है बात विभिन्न खाद्य पदार्थ, खाद्य समूहों की पोषणीय गुणवत्ता, पोषणीय गुणवत्ता। तो यहाँ बात आती है अनाज की, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। हमने जो आपको 6 बताए, कार्बोज, प्रोटीन और फैट, वसा और खनिज लवण और विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, और क्या है हमारा वाटर, ठीक है। इनमें से जो ये 3 चीज़ें हैं, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और ये जो है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे मैक्रो और ये हमारे माइक्रो, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी हमारे शरीर में ज़्यादा मांग होती है, ठीक है, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं। इनकी हमारी बॉडी में ज़्यादा मांग होती है और इनकी हमारी बॉडी में कम मांग होती है, इसलिए हम इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है।
फिर हम आगे हम बात करते हैं अनाज। तो हमारे आहार का एक बड़ा भाग है। इस समूह के अंतर्गत गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज जैसे रागी, जौ, बाजरा, कौड़ी, मदिरा, ये सारी चीज़ें क्या है, सम्मिलित इसमें की जाती हैं। फिर आता है सामान्यतः अनाजों में 6 से 12% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अनाजों में प्रोटीन जैसे थायमीन, नियासिन, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी के अच्छे स्रोत हैं ये। ठीक है। रागी, मंडुआ, कैल्शियम। रागी और मंडुआ ये कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। अनाजों से प्राप्त प्रोटीन में लाइसिन नामक अमीनो एसिड नहीं होता है। तो देखो, अनाज जो हम लेते हैं उनसे हमें प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन अनाजों वाले प्रोटीन में क्या है, लाइसिन नहीं होता है, जो हमारा असेंशियल अमीनो एसिड होता है ना, जैसे हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल, उनमें से एक होता है लाइसिन, जो हमारे अनाजों वाले प्रोटीन में हमें नहीं मिलता है। ठीक है, ये हमें बहुत ही अल्प मात्रा में मिलता है। तो अनाजों में विटामिन ए, विटामिन सी, ये पोषक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। अनाजों में विटामिन नहीं पाए जाते, मोस्टली ए और सी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं दालों की। तो दाल हमारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। जैसे वैसे हमारा सोयाबीन, दालों में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और वैसे हमारा प्रोटीन अगर हम देखें तो प्राणी जगत के जो प्रोटीन है ना, जैसे अंडा, मछली, मांस, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन अगर हम शाकाहारी व्यक्तियों के लिए बात करें अच्छे प्रोटीन की, तो दालों में सबसे अच्छा पाया जाता है। ठीक है, रहता है शाकाहारी व्यक्तियों के लिए दालें प्रोटीन का मुख्य साधन है। भारतीय भोजन में कई प्रकार की दालों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मूंग, चना, मसर, उड़द, मक्का, अरहर की दाल, राजमा, सोयाबीन। कुछ सोयाबीन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें। ठीक है, दालें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट व ऊर्जा प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। यद्यपि प्रोटीन में प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन के समान अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन तो नहीं होता है। दालों से लगभग 19 से 24% तक प्रोटीन हमें पाया जाता है। दालों में मीथियोनिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है। दाल में मीथियोनिन पाया जाता है, लेकिन लाइसिन नहीं पाया जाता। नहीं, सॉरी गाइस, दाल में मीथियोनिन नामक अमीनो अम्ल अल्प मात्रा में पाया जाता है, यानी कि मीथियोनिन कम मात्रा में होता है और लाइसिन ज़्यादा होता है। ठीक है, सॉरी, मैंने वो इधर ये गलती से इधर वाला इधर पढ़ दिया। दाल में मीथियोनिन नामक अमीनो एसिड ज़्यादा होता, कम मात्रा में पाया जाता है और लाइसिन ज़्यादा होता है। तो दाल में थायमीन, राइबोफ्लेविन एवं फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल अच्छी मात्रा में उपस्थित होते हैं। ये कैल्शियम एवं लौह लवण को का अच्छा स्रोत होते हैं। दाल में विटामिन ए और सी नहीं होते हैं, परंतु अंकुरित दाल में विटामिन सी होता है। ठीक है, जैसे हम भिगो देते हैं दाल को, थोड़ी सी उग जाती है, अंकुरित हो जाती है ना, तो उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होता है। सभी दालों में सोयाबीन सर्वाधिक सोयाबीन में सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। सोयाबीन में लगभग 40% प्रोटीन और 20% तक वसा पाई जाती है। ठीक है, दूध व दूध से निर्मित पदार्थ, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध से हमें कई पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन उत्तम गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है। इसका जैविक मूल्य बहुत अधिक होता है। जो दूध है ना, वो लगभग उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उसको संपूर्ण आहार की संज्ञा दी गई है, संपूर्ण आहार। ठीक है, इसीलिए इसको संपूर्ण आहार की जो है संज्ञा दी गई है। दूध में लगभग 81 से 87%, मोस्टली 80% तक दूध में क्या है, जल पाया जाता है। ठीक है, लगभग 81 से 87% जल की मात्रा उपस्थित होती है। दूध में वसा, पाइसन, इमल्सन के रूप में जो है वसा पाई जाती है। ठीक है, दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। यह विटामिन ए, विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है। दूध में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में उपस्थित जो है रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं मांस, मछली और
अंडा, ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। इनसे प्राप्त प्रोटीन की गुणवत्ता उच्च होती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी मात्रा में इनमें हमें प्रोटीन मिलता है, बहुत अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के। मांस से हमें 18 से 22% तक प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक है, 18 से हमें 22% तक प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मांस से हमें इसके अतिरिक्त मांस से हमें विटामिन बी मिलता है, विटामिन ए मिलता है, डी मिलता है। ठीक है, और जो है यकृत, लिवर से हमें विटामिन ए, B12 और बी कॉम्प्लेक्स, ये अति उत्तम साधन है। ठीक है, फिर है मछलियों में बहु असंतृप्त वसीय अम्ल यानी कि पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि सैचुरेटेड एस जो होता है जो जम जाता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो नहीं जमते हैं। तो ये नहीं जमने वाली इसमें वसा पाई जाती है। और अंडे से प्राप्त प्रोटीन उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है, इसका जैविक मान सर्वाधिक होता है। ठीक है, फिर रहता है अंडे में विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंडे से लौह लवण भी प्राप्त होते हैं। अंडे के पीले भाग में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। फिर आता है फल व सब्जियां। ठीक है, फल व सब्जियां, तो फलों से हमें मुख्य रूप से जल शर्करा और जल और शर्करा, यानी कि हमें मिठास भी तो होती है ना फलों में, तो वहाँ से शर्करा मिल जाती है हमें। विटामिन सी और रेशा रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, फिर आंवला, अमरूद व अन्य खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, ये विटामिन सी की प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। फिर पीले फलों से जैसे आम, पपीता, संतरा में कैरोटीन विटामिन ए। ठीक है, कैरोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन होता है जो हम बाहर से लेते हैं। देखो, विटामिन ए जो है हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, हमें कैरोटीन पहले मिलता है। कैरोटीन ही हमारे अंदर जाके विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पीले फलों में क्या है, हमें कैरोटीन मिलता है, जैसे विटामिन ए का रूप है, देखा है ना, तो जो है पाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, सरसों, पुदीना, मूली के पत्ते और फूल गोभी, ये सारी चीज़ें जो है इनमें जलांश की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जल काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और सब्जियों में बीटा कैरोटीन नामक, तो कैरोटीन के भी 3 होते हैं, अल्फ़ा, गामा और बीटा। तो अल्फ़ा और गामा जो कैरोटीन है उससे हमें विटामिन ए नहीं मिलता है, हमें सिर्फ बीटा कैरोटीन से ही हमें विटामिन ए मिलता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या है, बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन नामक वर्णक प्रचुर मात्रा में होता है। यह बीटा कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो बताया गया ना यहाँ पे, जो यह बीटा कैरोटीन ही शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, विटामिन सी पाया जाता है, राइबोफ्लेविन में फोलिक एसिड जैसे विटामिन भी उपलब्ध होते हैं। ठीक है, गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। पीले कद्दू में भी कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्ण पाया जाता है और शरीर के लिए वो एक बहुत अच्छे जो है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमें रोगों से लड़ने की इच्छा नहीं, वो सॉरी गाइस, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। फिर आता है वसा और शक्कर। तो वनस्पति जगत तथा तिलहनों से प्राप्त तेलों में बहुसंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, बहु असंतृप्त जो है यानी कि अनसेचुरेटेड। ठीक है, जो हमें प्रकृति जो वनस्पति जगत से प्रकृति जो हमें वसा देती है ना, वो अनसेचुरेटेड होती है। ठीक है, जो जमती नहीं है, जैसे कि तेल, सरसों का तेल देख लो, ये नहीं जमता है। और जैसे हमें प्रकृति पशु जगत से मिलता है, जैसे कि हमें घी है ना, ये जो घी जम जाता है, और जो सरसों का तेल होता है वो नहीं जमता है, तो वो अनसेचुरेटेड है। और जो हमारा घी है वो सेचुरेटेड है, क्योंकि वो जम जाता है। ठीक है, फिर आता है इसमें आवश्यक अम्ल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत
जनीकृत वसा का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं होता है। और वसा के प्रयोग द्वारा भोजन के स्वाद एवं ऊर्जा मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। गुड़ में लोह लवण भी पाया जाता है, यानी कि गुड़ में, ये नहीं कहते कि बाजरे की रोटी और गुड़ खाना चाहिए, इससे हमें आयरन की कमी नहीं आती है हमें, ठीक है, आयरन अच्छी मात्रा में हमें मिलता है। तो आहार में वसा एवं शक्कर का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वसा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हम अगर वसा ज़्यादा लेते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे कि हमारे मतलब ये नहीं कहते कि खून गाढ़ा हो गया, तो हमारी नसों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो हमारा खून अच्छे से मतलब सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इससे हार्ट अटैक भी आते हैं बहुत लोगों को, ठीक है। इनके अत्यधिक प्रयोग से मोटापा, हृदय रोग जैसी बीमारियां होने की संभावना जो है बनी रहती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, हमने छोटा सा जो टॉपिक था जो हमने पढ़ा, हमने बात की न्यूट्रिएंट्स की, हमारी जो अधिक मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, जो कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और जो हमें ऊर्जा देते हैं और जो ऊर्जा नहीं देते लेकिन हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। हमने भोजन के कार्य पढ़े, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स पढ़े जो हमें भोजन से मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जो है करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।